ये कहानी स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक परिवार समंदर में एक डीप सी ट्रिप पर निकलता है। लेकिन उसी वक्त दुनिया में कुछ ऐसी खौफनाक घटना होती है जिसकी वजह से शांत समंदर भी पल भर में ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है और पूरी इंसानियत खतरे में आ जाती है। तो क्या ये परिवार और इंसानियत इस तबाही से बच पाएगी या सब कुछ इस तबाही में समा जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की छुट्टियां मना रही होती है। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसका कान का एक झुमका गायब है। पहले तो उसे लगता है कि शायद थोड़ी देर पहले फोटो खींचते वक्त गलती से वो झुमका समुद्र में गिर गया होगा। पास खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड ये देखकर तुरंत बिना एक पल सोचे सीधे समुद्र में कूद जाती है ताकि दोस्त का खोया हुआ झुमका ढूंढ सके। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है और समंदर का पानी उबलने लगता है। दोस्त की लाश के साथ उनकी कांच की नाव भी टूट जाती है और वो सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद 4 लोगों का एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए उसी समुद्री ला पाल्मा आइलैंड पहुंचता है। इस आइलैंड को लोग वोल्केनो आइलैंड यानी ज्वालामुखी द्वीप भी कहते हैं। हालांकि 1948 के बाद से यहाँ का ज्वालामुखी कभी फटा नहीं था। जिमे और उसका पति निक अपनी बिगड़ती शादी को बचाने के लिए जानबूझकर यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। उन्होंने इस मौके को अपने रिश्ते को दोबारा ठीक करने का आखिरी मौका माना था। जब पूरा परिवार स्विमिंग के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर पड़े एक जोड़े झुमके मिलते हैं। पिता देखने के बाद साफ कह देते हैं कि ये झुमके उनके घर के नहीं हैं। सारा ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें यूं ही टेबल पर रख देती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली है, जहां उन्हें इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। उधर पहाड़ों की तरफ जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की मैरी अपने एक साथी के साथ पहाड़ों में रिसर्च के लिए जाती है। रोज की तरह वे एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन आज गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब दिखाई देता है। पत्थरों पर सीमेंट जैसा जमा। मैरी के पूरे करियर में उसने ऐसा पहली बार देखा था। वो तुरंत सैंपल इकट्ठा करने लगती है। उसी वक्त उसके साथी दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर ढेर सारी मरी हुई चमगादड़ दिखाई देती है। जांच करने पर पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा है। लेकिन जो चीज दोनों को सबसे ज्यादा चौंका देती है वो है गुफा की छत पर दिखाई देने वाली एक विशाल दरार। इसी बीच जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने ऑफिस में अखबार पढ़ रहा होता है। खबर छपी होती है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्र क्षेत्र में एक स्पीड बोट मिली है जिसमें सवार सभी टूरिस्ट मारे जा चुके हैं। मामला अभी जांच में है। ये खबर पढ़ते ही डायरेक्टर बेचैन हो जाता है। कुछ ही देर में मैरी और उसका साथी डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं और गुफा में हुई अपनी सारी खोज उसे बताते हैं। आगे की जांच में पता चलता है कि गुफा की हवा में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है। ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया था। साथ ही द्वीप पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है और बारिश की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। ज्यादा पानी बहने की वजह से चट्टानों के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है और इसी कारण गुफा में ये खतरनाक दरारें बनी हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भूकंप या पहाड़ खिसकने की पूरी संभावना है। लेकिन डायरेक्टर उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि पहाड़ों का थोड़ा बहुत हिलना सामान्य बात है। अभी तक किसी जहरीली गैस के साफ सबूत नहीं मिले हैं और अभी के हालात इतने पुख्ता नहीं हैं कि किसी बड़े खतरे की घोषणा की जाए। बिना वजह डांट खाकर दोनों काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अब भी अपने अंदाजे पर अड़ा रहता है। वो मैरी को मैप के पास ले जाता है और उसे याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी हादसा हुआ था जिससे कई किलोमीटर लंबी दरार बन गई थी। इतनी चौड़ी कि इंसान उसके अंदर चल सकता था। अगर दोबारा ऐसा विस्फोट हुआ तो पूरा पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधे समुद्र में गिर सकता है, यानी पूरे मैनहट्टन शहर के बराबर अगर समुद्र में गिरी तो एक भयानक सुनामी आना तय है। वो सवाल उठाता है कि डायरेक्टर जनता को पहले से अलर्ट क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ साल पहले डायरेक्टर से एक बड़ी गलती हो चुकी थी। उसने एक बार पहाड़ खिसकने की चेतावनी दी थी जिससे जबरदस्त अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उस घटना की वजह से उसकी नौकरी जाते जाते बची थी। इसलिए अब जब तक सुनामी सच में सामने न आ जाए वो दोबारा वैसी गलती नहीं करना चाहता। हालांकि मैरी और उसका साथी नहीं जानते कि डायरेक्टर अंदर ही अंदर उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। असल में डायरेक्टर दोनों से भी ज्यादा परेशान था। वो उसी वक्त फोरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच चुका था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि स्पीड बोट में मरे सभी लोगों की मौत बेहद ज्यादा तापमान वाली गैस से झुलसने के कारण हुई थी। उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई थी। ये साफ संकेत था कि मामला साधारण नहीं है। उधर रिजॉर्ट में निक का परिवार अब भी बेफिक्र होकर धूप और समंदर का मजा ले रहा था। सारा पूल के पास बैठी होती है। तभी एक लड़की उससे दोस्ती करने आती है और उसे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती है। लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी होती है।
जो ऑटिज्म से पीड़ित है। मजबूर होकर वो लड़की निराश होकर चली जाती है। असल में सारा भी नए दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं था। पूल से बाहर आने के बाद उसके पिता उसकी उदासी समझ जाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं कि वो जाकर खेले, भाई का ध्यान वो रख लेंगे। पिता की बात सुनकर सारा आखिरकार खेलने का फैसला करती है। जाते जाते पिता उसे वॉलीबॉल के कुछ बेसिक रूल्स भी समझाते हैं। अब बेटी खेलने चली जाती है और बेटे की जिम्मेदारी निक पर आ जाती है, लेकिन बेटे के साथ खेलते वक्त उसकी नजर अचानक अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो एक स्पेनिश आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। ये देखते ही निक का गुस्सा भड़क उठता है। उसी पल जब वो दोबारा बेटे की तरफ देखता है तो बच्चा वहाँ से गायब होता है। घबराया हुआ निक चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि शायद बेटा अपनी बहन को ढूंढने बीच पर चला गया होगा। वो भागते हुए बीच पर पहुंचता है और जोर जोर से उसका नाम पुकारता है। कुछ देर बाद दूर एक चट्टान पर उसे एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है। जब निक उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा समंदर की तरफ एकटक देख रहा है। असल में लड़के ने देखा था कि समुद्र में अनगिनत कछुए इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे वो सब एक साथ कहीं पलायन करने वाले हों। इसी दौरान मैरी अपनी जांच पूरी कर चुकी होती है। गुफा से लाए गए पानी के सैंपल में किसी तरह के अतिरिक्त खनिज नहीं पाए जाते। इसका मतलब साफ था कि ये पानी बहुत ही कम समय में पहाड़ के अंदर घुसा है और सीधे गुफा तक पहुंचा है। यानी जो दरार उन्होंने देखी थी वो बिल्कुल नई थी, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते पुरानी। अगर ऐसा है तो द्वीप पर मौजूद हर इंसान बड़े खतरे में है। यही सोचकर मैरी और उसका साथी तय करते हैं कि वो एक बार फिर पहाड़ पर जाएंगे और दरार के ऊपरी हिस्से की खुद जाकर जांच करेंगे। दोनों गाड़ी लेकर पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहाँ जो नजारा दिखता है वो और भी डरावना था। दरार का एक सिरा अब नीचे की तरफ धंसने लगा था। वो तुरंत अपने उपकरण सेट करते हैं और माप लेना शुरू करते हैं। उनकी आशंका सही साबित होती है। दरार लगातार खिसक रही थी। भले ही गति धीमी थी, लेकिन इतना तय था कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो कोई बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। उधर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कर्मचारियों ने भी खतरे के संकेत पकड़ लिए थे। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ने लगा था और भूकंप के शुरुआती झटके महसूस हो रहे थे। डायरेक्टर तुरंत नेशनल गार्ड से संपर्क करने का आदेश देता है ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद टूरिस्ट्स को निकाला जा सके। उसी वक्त मैरी का फोन आता है। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि वो दोनों अब भी पहाड़ पर हैं, तो वो घबराकर उन्हें तुरंत उपकरण छोड़कर नीचे उतरने को कहता है। माप के दौरान अचानक दरार से सफेद धुआं निकलने लगता है। ये देखते ही दोनों जान बचाकर नीचे की तरफ भागते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे थे। मैरी समझ जाती है कि ये ज्वालामुखी फटने का साफ संकेत है और वो सबको जोर जोर से भागने के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ समय बाद जब मैरी को होश आता है तो वो खुद को अस्पताल के बेड पर पाती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका साथी जहरीली गैस की वजह से गंभीर हालत में है और अभी कोमा में है। इस बार ज्वालामुखी से भारी मात्रा में जहरीली गैस निकली थी, लेकिन किस्मत से कोई जान नहीं गई। हालांकि डायरेक्टर जानता था कि ये बस शुरुआत है। जब जहरीली गैस निकलने लगती है तो अगला चरण होता है राख और फिर पिघला हुआ लावा। अगर पहाड़ का हिस्सा समुद्र में गिरा तो सुनामी आएगी। ऐसी सुनामी जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। कई महाद्वीप इसकी चपेट में आ सकते हैं। खासकर छोटे द्वीपीय देश तो सीधे समुद्र में समा सकते हैं। सिर्फ लोगों को निकालने में ही अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। उससे भी बड़ा खतरा था दहशत। अफरा तफरी में और भी जानें जा सकती थी। इसलिए डायरेक्टर अब भी इंतजार करना चाहता था जब तक उसके पास और पुख्ता सबूत न आ जाए। लेकिन जिमे अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थी। उसने डायरेक्टर को साफ कहा कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो बाद में नुकसान संभालना नामुमकिन हो जाएगा। मजबूरी में डायरेक्टर उसके साथ मेयर से मिलने जाता है, लेकिन मेयर का रवैया भी वही होता है। जब तक 100% यकीन न हो वो जनता को अलर्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। एक और झूठा अलार्म उनकी कुर्सी छीन सकता था। चाहे मैरी और डायरेक्टर कितना भी समझाएं, मेयर इंतजार करने का फैसला करता है। इसी बीच रिजॉर्ट में निक और जिमे के बीच फिर से बेटे को लेकर झगड़ा हो जाता है। जिमे आरोप लगाती है कि निक ने बेटे के गायब होने की बात उसे तुरंत क्यों नहीं बताई। वहीं निक गुस्से में कहता है कि जिमे पूरे दिन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। घर में कोई भी किसी को समझने को तैयार नहीं था। उधर सारा की जिंदगी में भी सब गड़बड़ हो जाता है। जिस लड़की से वो कल ही दोस्त बनी थी, आज उसी ने उसे बुरी तरह डांट दिया था। वजह ये थी कि सारा ने गलती से उस लड़की का एक वीडियो आगे शेयर कर दिया था। वीडियो किसी लड़के ने चोरी छिपे बनाया था, लेकिन गुस्सा सारा पर ही निकाला गया। सारा टूट जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसी वक्त उसे बगल के कमरे से माता पिता के झगड़े की आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब उसका वहां एक पल भी रुकने का मन नहीं करता। वो चुपचाप एयरपोर्ट पहुंचती है और नॉर्वे में रहने वाले अपने मामा को फोन करती है और उनसे वापस आने का टिकट बुक कराने को कहती है। मामा पूछते हैं कि वो अकेले क्यों लौटना चाहती है, लेकिन सारा कुछ नहीं बताती। फोन रखने के बाद मामा को चिंता होती है और वो अपनी बहन यानी जिमे को कॉल करते हैं, लेकिन उस वक्त जिमे योग कर रही होती है और फोन की घंटी नहीं सुन पाती।
इसी बीच जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और बुरी खबर मिलती है। द्वीप पर लगातार माइक्रो ट्रेमर्स आने लगते हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रहा होता है। इसका मतलब साफ था, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। डायरेक्टर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आदेश देता है कि ला पाल्मा द्वीप से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी जाए, क्योंकि ज्वालामुखी की राख विमान के इंजनों को खराब कर सकती है और प्लेन क्रैश हो सकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पहाड़ की छोटी सी जोरदार धमाके की आवाज आती है और हर कोई सन्न रह जाता है। उसी वक्त सारा जिस फ्लाइट में बैठी होती है वो रनवे पर तेजी से दौड़ रही होती है। पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ रोकने का आदेश मिल चुका होता है, लेकिन रनवे छोटा होने की वजह से प्लेन को मजबूरन उड़ान भरनी पड़ती है। इसी बीच जिमे को आखिरकार अपने भाई की मिस्ड कॉल दिखती है और वो तुरंत वापस फोन करती है। जब उसे पता चलता है कि सारा एयरपोर्ट चली गई है तो वो घबरा कर पति को ढूंढने भागती है। तभी चारों तरफ फैली ज्वालामुखी की राख के बीच अचानक एक जहाज की जोरदार आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल एक भीषण धमाका होता है। जिमे डर के मारे दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है। उसकी बेटी उस प्लेन में थी या नहीं उसे कुछ पता नहीं होता। दोनों पति पत्नी जब एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी निकालने ही वाले होते हैं तभी जिमे को भाई का मैसेज मिलता है। विदेश मंत्रालय में काम करने वाले उसके भाई को पहले ही प्लेन क्रैश की जानकारी मिल चुकी होती है। रेस्क्यू टीम्स काम पर लग चुकी होती हैं और सभी जीवित बचे लोगों को द्वीप के इकलौते अस्पताल में ले जाया जा रहा होता है। जब जिमे और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो घंटों ढूंढने के बाद भी उन्हें सारा नहीं मिलती। स्टाफ उन्हें उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट दिखाता है जिनके नाम पर टिक लगा होता है। उन्हें अस्पताल लाया जा चुका होता है। बाकी लोग लापता होते हैं। सारा का नाम लिस्ट में होता है लेकिन उसके आगे कोई टिक नहीं होता। ये देखकर दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। थके हारे और टूटे मन से वो होटल लौट आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं वो अवाक रह जाते हैं। सारा बिल्कुल सुरक्षित घर के अंदर बैठी होती है। असल में सारा जब प्लेन में चढ़ ही रही थी तभी उसे अपनी दोस्त का मैसेज मिलता है। दोस्त दिल से माफी मांग रही होती है और उसे माफ करने को कहती है। सारा प्लेन के उड़ने से पहले ही वापस उतर आती है। बाद में उसकी दोस्त को भी एहसास होता है कि अनजाने में उसी मैसेज ने सारा की जान बचा ली थी। इस हादसे के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। उधर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हालात और बिगड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना होता है कि लोगों को तुरंत द्वीप खाली करने का आदेश देना चाहिए, लेकिन मेयर अब भी मानने को तैयार नहीं होता। उसका कहना होता है कि इससे भगदड़ मच सकती है और जानें जा सकती हैं। पहले भी ज्वालामुखी से राख निकली है, हर बार इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई। अगर फिर से गलत अलार्म हुआ तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जब डायरेक्टर देखता है कि अब भी जनता को अलर्ट नहीं किया जाएगा तो वो खुद फैसला लेता है। वो अपने सभी कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने का आदेश देता है और खुद आखिरी इंसान बनकर रुकने का फैसला करता है। मैरी इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसकी जिम्मेदारी उस पर है। मगर तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई शराब पीकर बार में हंगामा कर रहा है। मैरी उसे वहां से निकालने जाती है, लेकिन उल्टा पुलिस उसे ही सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में पकड़ लेती है। जब भाई को होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन से मिलने जाता है और मासूमियत से कहता है कि वो उसके लिए सबसे अच्छा वकील करेगा। लेकिन वक्त बहुत कम होता जा रहा था। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था। अब सवाल ये था कि ये भाई बहन इस मौत के द्वीप से कैसे निकलेंगे। लेकिन ये तो बस इस महाविनाश की शुरुआत भर होती है। इस इलाके में रहने वाले लोग जानते थे कि जब एक बार ज्वालामुखी से राख निकलने लगती है तो अगला चरण पूरा विस्फोट होता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर सकता है और सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठ सकती है, शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। सिर्फ एक रात में ज्वालामुखी के मुंह से फिर से सफेद धुआं निकलने लगता है, जैसे कोई सोया हुआ राक्षस जागने वाला हो। उसी वक्त निक और उसका परिवार अब भी बेखबर होकर पानी में तैर रहा होता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक फोन बजता है। जिमे फोन उठाती है और देखती है कि उसके भाई का कॉल है। भाई बताता है कि सरकार के पास पहले से जानकारी है, लेकिन लोगों में दहशत न फैले इसीलिए खबर छुपाई जा रही है। उसने चुपचाप उनके लिए एक फेरी बुक कर दी है जो कुछ ही मिनटों में उन्हें पास के टेनरिफ द्वीप पहुंचा देगी। वहां से वो अगली फ्लाइट लेकर घर लौट सकते हैं। फेरी के निकलने में सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं। मौका हाथ से जाने वाला होता है। भाई की बात सुनते ही जिमे बिना समय गंवाए अपने पति और दोनों बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी सारा जिद करती है कि वो अपनी दोस्त शैरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वो बार बार उसे कॉल करती है लेकिन फोन नहीं उठता। जब जिमे कहती है कि अब समय नहीं है और सुनामी आ सकती है, तब जाकर सारा मजबूरी में परिवार के साथ निकलने को तैयार होती है।
लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं है। वक्त तेजी से निकल रहा होता है। तभी निक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अचानक एक ट्रक रोकता है और पूरे परिवार को उसमें बैठा लेता है। इससे पहले कि मजदूर कुछ समझ पाते, निक ट्रक लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वही मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए निक चिल्लाकर जिमे और बच्चों को फेरी में चढ़ने को कहता है। खुद निक वहीं रुक जाता है और मजदूर उसे घेर कर पीटने लगते हैं। आखिरकार निक अपना बटुआ निकालकर उन्हें दे देता है, तब जाकर वो उसे छोड़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबस होकर देखता रह जाता है कि फेरी उसके परिवार को लेकर धीरे धीरे दूर जाती जा रही है। उधर शेरी समुद्र किनारे होती है। तभी उसे अपने फोन पर ढेर सारी मिस्ड कॉल दिखती है। वो तुरंत सारा को कॉल करती है। सारा उसे बताती है कि किसी तरह टेनेरिफ पहुंचने का इंतजाम करे, वरना सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद पहाड़ से जोरदार कंपन शुरू हो जाता है। ऑफिस में अकेला बैठा डायरेक्टर तुरंत समझ जाता है कि अब खतरा सिर पर है। वो तुरंत मेयर ऑफिस को कॉल करता है और इमरजेंसी इवैक्यूएशन अलर्ट जारी करने को कहता है। फेरी न पकड़ पाने के बाद निक सीधे स्पीड बोट रेंटल सेंटर पहुंचता है और टेनेरिफ जाने के लिए नाव किराए पर लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, स्टाफ उसे साफ मना कर देता है। इसी वक्त होटल में मिला उसका एक दोस्त वहां पहुंच जाता है। वो निक को बताता है कि उसने एक नाविक को रिश्वत देकर मना लिया है। वो दोनों जल्दी से समुद्र किनारे पहुंचते हैं। नाविक पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो निक के लिए आखिरी टिकट खरीद चुका होता है। दोनों राहत की सांस लेते हुए नाव में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से ज्वालामुखी पूरी तरह फट पड़ता है। जैसे ही नाव चलने ही वाली होती है, अचानक एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए दौड़ती हुई आती है। वो रो रो कर कहती है कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे बचा लिया जाए। निक कुछ पल सोचता है और फिर बिना देर किए अपनी सीट उस महिला और बच्चे को दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत दुखी होता है, लेकिन निक चुपचाप वहां से लौट जाता है। अस्पताल में भर्ती दाढ़ी वाला आदमी भी ज्वालामुखी के धमाकों से जाग जाता है। बाहर निकलकर उसे हालात की गंभीरता समझ में आती है, लेकिन वो घबराता नहीं। उसे ये सब पहले से अंदाजा था। वो कपड़े बदलकर सीधे डायरेक्टर के ऑफिस जाता है ताकि आखिरी वक्त में उसके साथ रह सके। उधर निक दूर पहाड़ से उठती आग और लावे को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। आखिरकार वो जिमे को कॉल करता है और कहता है कि वो बच्चों का ध्यान रखे, शायद वो अब कभी वापस ना आ सके। इसी दौरान मैरी का भाई किसी तरह पुलिस स्टेशन की चाबी हासिल कर लेता है और अपनी बहन को बाहर निकाल देता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त वो पास की सेल में बंद एक और कैदी को भी आजाद कर देता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात निक से हो जाती है। निक उन्हें बताता है कि सारी नावें जा चुकी हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है जिसे उसने मछली पकड़ने के दौरान छुपा कर रखा था। ये सुनते ही निक के भीतर उम्मीद की एक किरण जागती है। तीनों तेजी से समुद्र किनारे पहुंचते हैं और एक छुपे हुए कोने में वो स्पीड बोट मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो बोट स्टार्ट करने वाले होते हैं, पीछे से एक आदमी बंदूक लेकर आ धमकता है। थोड़ी देर पहले जिस कैदी को भाई ने आजाद किया था, वही अब उनकी नाव छीनना चाहता था। भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और आदमी बैठ सकता है, लेकिन वो पूरा स्पीड बोट चाहता था क्योंकि उसके साथी भी पीछे आ रहे थे। बहस के दौरान उस आदमी की गोली मैरी के भाई को लग जाती है। मैरी दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका भाई दम तोड़ देता है। तभी बाकी बदमाश भी वहां पहुंच जाते हैं। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव में बैठा देता है। उसके पास बंदूक होती है, इसलिए बाकी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों किसी तरह स्पीड बोट स्टार्ट करते हैं और उस द्वीप से दूर निकल जाते हैं जिसे ज्वालामुखी निगलने वाला होता है। उसी पल निक के फोन पर उसके साले का मैसेज आता है। वो बताता है कि टेनेरिफ द्वीप पर एक सेफ जोन है जहां पहुंचना ही अब बचने का एकमात्र तरीका है। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर खींचता है। मैरी डर से बिल्कुल सुन्न खड़ी होती है, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। वक्त रहते निक उसे खींचकर नाव पर बैठा देता है और दोनों सुनामी आने से पहले ही दूसरी दिशा में मोड़ लेते हैं। उधर टेनेरिफ द्वीप के एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट की तैयारी चल रही होती है। जिमे अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुकी होती है। पासपोर्ट चेक करते वक्त स्टाफ देखता है कि जिमे के पास एक अतिरिक्त पासपोर्ट है। जिमे समझाती है कि उसका पति पीछे रह गया है और शायद जल्द पहुंच जाए। इसके बाद स्टाफ उन्हें पीले रंग की रिस्ट बैंड देता है जो बोर्डिंग पास की तरह काम करती है। जिनके हाथ में ये बैंड होता है वही प्लेन में चढ़ सकते हैं, लेकिन सारा बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। उसे अपनी दोस्त शैरी की चिंता हो रही होती है। तभी उसे दिखता है कि शैरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा बिना सोचे समझे फैसला करती है और प्लेन उड़ने से ठीक पहले अपने बैग से पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शैरी को दे देती है और उसे अपने साथ ले आती है। इधर जिमे और उसका बेटा अपनी सीटों पर बैठ चुके होते हैं, लेकिन सारा अब तक नहीं आती। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। जिमे घबरा जाती है और बेटे को लेकर बाहर निकलने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उसी समय डायरेक्टर और दाढ़ी वाला आदमी दोनों सुरक्षा सूट पहनकर ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच चुके होते हैं। उन्हें पता था कि अब द्वीप छोड़ना नामुमकिन है। दोनों बिना डरे ज्वालामुखी के बिल्कुल पास खड़े होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी मजाकिया अंदाज में अपनी जेब से सालों पुरानी रेड वाइन निकालता है, लेकिन पीने से पहले ही 78 सालों से शांत पड़ा ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। जोरदार धमाकों के साथ पूरा द्वीप फटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा सीधे समुद्र में खिसक जाता है, जिससे पल भर में सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं। इसी बीच सारा और शैरी प्लेन में वापस आ जाती है। वो अपनी माँ और भाई को ढूंढती हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें तुरंत सीट बेल्ट बांधने को कहता है क्योंकि प्लेन उड़ने वाला होता है। सारा को नहीं पता होता कि उसकी माँ और भाई अभी भी बाहर उसे ढूंढ रहे हैं। किस्मत से जिमे को समय रहते अपने भाई का मैसेज मिल जाता है। वो बताता है कि टेनेरिफ में एक और सेफ जोन है जहाँ जाकर सुनामी से बचा जा सकता है। जिमे तुरंत उस दिशा में भागती है। उसका बेटा जो ऑटिज्म से पीड़ित है लेकिन भूगोल में बहुत तेज है, कुछ ही सेकंड में लोकेशन कैलकुलेट कर लेता है। पास खड़े कुछ एयरपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तभी सुनामी एयरपोर्ट की तरफ टूट पड़ती है। प्लेन जैसे ही रनवे पर चलना शुरू करता है, जमीन फट जाती है। दूसरी तरफ निक और मैरी अपनी स्पीड बोट से पूरी रफ्तार में सेफ जोन की ओर बढ़ते हैं। उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरी पल में वो सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। जब वो किनारे उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही कई लोग जमा हैं। ये सब निक के साले की वजह से मुमकिन हुआ था। उसने एक्सपर्ट से बात करके सेफ जोन की पहचान की थी। सुनामी एक रिंग की तरह फैलती है और टेनेरिफ द्वीप के पूर्वी हिस्से में 2 विशाल लहरें आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। वही इलाका सबसे सुरक्षित साबित होता है। इसके बाद साले ने अपनी नौकरी जोखिम में डालते हुए खुद माइक्रोफोन ऑन किया और मीडिया को सेफ जोन की लोकेशन बता दी। इसी वजह से लोगों के फोन पर अलर्ट पहुंचा और इतनी जानें बच सकी। लेकिन निक चारों तरफ देखता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नजर नहीं आते। लोगों से पता चलता है कि पूरा द्वीप तबाह हो चुका है और आखिरी फ्लाइट भी क्रैश हो गई थी। ये सुनते ही निक टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वो अपने परिवार का इकलौता जिंदा सदस्य बचा है। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात ये होती है कि प्लेन क्रैश के बाद भी कुछ लोग जिंदा बच गए थे। सारा होश में आती है। शैरी बेहोश पड़ी होती है। सारा तुरंत उसे जमीन पर लिटाकर CPR देती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शैरी की जान बच जाती है। जब वो प्लेन से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया तबाही में डूबी हुई लगती है। इस सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था। कुछ छोटे द्वीपीय देश तो पूरी तरह समुद्र में डूब चुके थे। निक और जिमे दोनों को लगता है कि शायद वो अब कभी सारा को नहीं देख पाएंगे। लेकिन तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। उनका बेटा सबसे पहले सारा को पहचान लेता है। हैरानी की बात ये होती है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ मिल जाता है। बस एक इंसान ऐसा होता है जो चुपचाप दूर खड़ी रहती है, मैरी। इस आपदा में उसने अपना भाई खो दिया था। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।